दोस्तों, जय हिमालय, जय भारत। मैं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश लखेड़ा इस बार आपके लिए उत्तराखंड में इस्तेमाल हो रहा शब्द खसिया को लेकर जानकारी दे रहा हूँ। यह रिपोर्ट मेरे शोध पत्र हिमालय के खस उत्तराखंड में आर्य जातियों में समाहित होते खस इतिहास के पन्नों में हंसिए पर आधारित है। पहाड़ में हंसी ठट्टा करते हुए अथवा चिढ़ाने के लिए ठाकुरों के लिए खसिया शब्द बोल दिया जाता है। बदले में ठाकुर भी ब्राह्मणों के लिए भाट शब्द का प्रयोग कर देते हैं। यह व्यंग्यवाद सदियों से चल रहा है। उत्तराखंड में खस या खसिया कहने पर कई क्षत्रिय नाराज भी हो जाते हैं। वे इसके बदले में ब्राह्मणों को भाट कहकर चिढ़ाते हैं। वैसे हंसी मजाक में भी खा बा का प्रयोग किया जाता है। खा यानी खसिया और यानी ठाकुर यानी जजमान और बा यानी ब्राह्मण। उत्तराखंड में हर चुनाव में जब जातिवाद बढ़ जाता है तो लोग कहते हैं कि खा बा हो गया है। इसी तरह यदि कोई अफसर या नेता जातिवादी कार्रवाई करता है या उस तरह का व्यवहार करता है तो लोग कहते हैं कि वह खाबा करता है। उत्तराखंड में ठाकुरों के लिए जजमान शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इन जजमानों के लिए ही खस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। खसिया शब्द खस से ही निकला है और यह अब नकारात्मक तौर पर इस्तेमाल होता है, जबकि हिमालय के इतिहास के पन्ने साक्षी हैं कि खस महान और वीर जाति रही है, परिश्रमी रही है और खस सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं, वो कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश, नेपाल और पूर्वोत्तर के राज्यों में फैले हैं। आप इस खसिया शब्द का इतिहास जानते हैं? शायद नहीं। तो आइए आपको इसका इस्तेमाल भी बता देते हैं। वास्तव में उत्तराखंड के खसिया का मतलब ठाकुर यानी जजमान यानी क्षत्रिय जातियों का समूह है। हालांकि इसमें यहाँ की अनेक ब्राह्मण जातियां भी शामिल रही हैं, लेकिन अब यह संबोधन यहाँ के ठाकुरों के लिए ही होता है, जबकि कई ब्राह्मण जातियां भी खस मूल की रही हैं। बाहर से आकर यहाँ बसे ब्राह्मण खसिया शब्द संबोधन का इस्तेमाल ठाकुरों को चिढ़ाने के लिए करते हैं। लेकिन एक समय था जब इस पूरे भूभाग पर खसों का शासन था। महाभारत काल से लेकर 1000 ईस्वी के आसपास तक पूरे हिमालय क्षेत्र में खसों का राज था। आज यह उत्तराखंड का सबसे बड़ी आबादी वाला जाति समूह है। यह कहना है वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर डॉक्टर गोविंद सिंह का। गोविंद सिंह जी अपने लेख जीवट के धनी है उत्तराखंड के खसिया। वे पोर्टल himalayalog.com में लिखते हैं, खस मध्य एशिया के पहाड़ी इलाकों से आए थे, इसलिए अत्यंत मेहनती थे। उन्होंने हिमालय की तलहटियों को पाट कर खेती योग्य बनाया और कठिन परिस्थितियों में रहने का नया फलसफा दिया। वे कबीलाई जिंदगी जीते थे, इसलिए लड़ना भिड़ना उनके रक्त में था। अंग्रेजों ने खसिया जाति को का मार्शल कौम माना था। दोस्तों, यह महान खस समाज ही था जिसने हिमालय क्षेत्र को जीवंत बनाया। हिमालय की पहाड़ियों में जो आपको सीढ़ीनुमा खेत दिखते हैं और उन खसों की ही मेहनत का फल था कि उन्होंने वहां हिमालय की पहाड़ों के ढलानों को काट कर पाट कर फसलों से लहलहाने लायक बनाया। खस युद्ध कला में भी माहिर थे। उनके अपने स्थानीय देवता रहे। उनका समाज आर्यों की जकड़न व बंधनों वाला समाज नहीं था। मसलन खस समाज कर्मकांड से दूरी था। विधवा विधा अथवा अन्य खुला समाज तो उनमें जीने की परंपरा थी। विधवा विवाह उनमें खूब होते थे। उत्तराखंड में स्त्रियों की स्थिति अन्य समाजों से पहले से ही बेहतर रही है। उन्हें मैदानी समाजों की तरह घर की 4 दीवार के भीतर बंद नहीं रखा गया। वहां दहेज प्रथा भी मैदानों से गई। यौन संबंध भी इतने रूढ़ नहीं थे जितने शहरी समाजों में होते हैं। बड़े भाई की मृत्यु होने पर छोटा भाई अपनी भाभी से शादी कर लेता था। कई जगह तो विवाहिता स्त्री को भी अन्य पुरुष से वर्ण की छूट समाज दे देता था। इसके लिए उस पुरुष के लिए जरूरी था कि वह पूर्व पति को उसका मूल्य चुकाए। ऐसी स्त्री को छन्न मण की बान कहा जाता था, अर्थात ऐसी सुंदरी जिसका पति मौजूद है, उस स्त्री को प्राप्त करना गर्व की बात समझी जाती थी।
ऐसी वीर योद्धा जाति खस आज अपनी पहचान आर्यों से जोड़ने में गर्व में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड के अलावा नेपाल में भी खस हैं। यह भी माना जाता है कि पूर्वोत्तर के मेघालय की खासी जयंती पहाड़ियों में भी खासी समाज जो है वो भी खस से ही संबंधित है। नेपाल को तो खस देश ही कहा जाता रहा है। कुमाऊं के लिए भी इस शब्द का इस्तेमाल होता रहा है। नेपाल के संविधान के अनुसार खस बाहुन यानी ब्राह्मण, क्षेत्रीय, ठकुरी और सन्यासी लोग ही खस हैं। आज इतिहास की अधिकतर पुस्तकों के पन्ने खस जाति को लेकर चुप हैं। दुख की बात है कि आज यह कर्मठ व वीर जाति अपनी विशिष्ट पहचान खोकर मैदानों से हिमालय पर्वत श्रृंखला में गए आर्यों के समूह में विलुप्त सी हो गई है। विशेष तौर पर उत्तराखंड में खस जाति के लोगों को अपनी पहचान को आर्यों से जोड़ने में गर्व महसूस हो रहा है। इससे खसों का अस्तित्व ही खतरे में है। इतिहासकार डॉक्टर ख्यात सिंह चौहान इस बारे में बताते हैं कि इसका कारण क्या है। चौहान जी कहते हैं, जब मैदानी क्षेत्रों से आर्य जातियों ने पहाड़ों में जाकर वहां की सत्या हथियाने का प्रयास किया तो वहां की प्राचीन जातियां कोल, किरात, खस, नाग आदि से उनका बैर हो गया था। आर्यों ने इन ताकतवर जातियों को असुर भी घोषित कर दिया था। सत्ता पर मैदानों के लोगों का अधिकार हो जाने से वहां के मूल लोग अपनी पहचान छुपाने लगे। इससे भी खसों की पहचान मिटने लगी। उत्तराखंड में कत्यूरी शासन के बाद आर्य जातियों का शासन आया। कत्यूरियों को अंतिम खस शासक माना जाता है। माना जाता है कि इस प्रक्रिया में तब तेजी आई जब खसमूल के कत्यूरियों का शासन खत्म हो गया और गढ़वाल में पंवार और कुमाऊं में चंद राजवंश राज करने लगे। ये दोनों ही मैदानों से गए राजपूत थे। पंवारों ने मैदानों से गए ब्राह्मणों को ही अपना मंत्री और सभी कुछ पद दिए। उनके पुरोहित, ज्योतिषी, वैद्य, रसोइया सभी बाहर से गए ब्राह्मण थे, जिन्हें सरोला कहा गया। इसके अलावा दिल्ली में मुगल राज स्थापित होने से और पृथ्वीराज चौहान का राज खत्म हो जाने के बाद मैदानों में धर्मांध व कट्टर मुसलमानों के आतंक के कारण भी मैदानों से ब्राह्मण और क्षत्रिय जाति के लोग बड़ी संख्या में उत्तराखंड गए। बाद में खस और इन जातियों के बीच रक्त संबंध स्थापित होने से पहाड़ में सामाजिक तौर पर भारी बदलाव आया। हालांकि पंवार, चौहान, तोमर आदि गुनी जुनी जातियों को छोड़कर अधिकतर वहां के क्षत्रिय खसमूल के ही हैं और ब्राह्मण भी बहुत से खसमूल के हैं। राहुल संकीर्त्यान अपनी पुस्तक हिमालय परिचय में लिखते हैं, अब खस राजपूत का भेद बिल्कुल उठसा गया है। यद्यपि मूल लोग समय बदलने के साथ पहचाने मुश्किल हो गया जाते हैं कि कौन आर्य मूल का है और कौन खस मूल का। सदियों पहले से आर्यों और खसों में रक्त संबंध स्थापित हो जाने से यह भेद मिट गया है। इसके बावजूद वहां के लगभग 80% क्षत्रिय लोग खस मूल के हैं। दिलचस्प बात यह है कि अब आर्य मूल के ठाकुरों और वहां के मूल खस सभी को ही खसिया कह दिया जाता है, जबकि खसिया मूल के ब्राह्मण भी अब उन ठाकुरों को खसिया बोलते हैं। इस तरह पूरा संबोधन जो है ठाकुरों के लिए खसिया हो गया है। इस तरह खसों को लेकर यह कहा जाता है कि उनकी एक धारा हिमालय बेल्ट में चली गई थी और वो वहीं बसी और हिमालय से नीचे नहीं उतरी, जबकि दूसरी धारा पंजाब से होते हुए पूरे यमुना और गंगा के मैदानों से होते हुए तक पूर्वोत्तर तक चली गई थी। दोनों जगह खसों ने बहुत अपने साम्राज्य स्थापित किए, लेकिन यहाँ पर हम बात सिर्फ हिमालय के खसों की कर रहे हैं।
हिमालय के वीरान और दुर्गम क्षेत्रों में बस्तियां बसाकर आबाद करने वाले महान खसों को लेकर भारत की अधिकतर इतिहास की पुस्तकें मौन हैं, जबकि महान वीर जाति आर्यों से पहले भारत और हिमालय में बस चुकी थी। हिमालय को सांस्कृतिक तौर पर भी समृद्ध बनाने में इनका बहुत योगदान रहा है। उन्होंने हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों को खोदकर बनाई सीढ़ीनुमा खेतों को फसलों से लहला दिया था। इस पशुपालक और कृषि पर आधारित समाज को लेकर अन्य भारतीय समाज बहुत कम जानता है। इतिहासकारों ने भी हमेशा ही खस समाज को लेकर उपेक्षा का भाव रखा। प्रसिद्ध लेखक डी शर्मा की पुस्तक हिमालय के खस में लिखा है कि खसों का इतिहास चाहे पुरातन हो, मध्यकालीन हो या आधुनिक, उनके नाम पर जो कुछ भी लिखा गया उसमें उन्हीं का गुणगान या यशोगान किया गया जो प्रभुता संपन्न थे, जिनके हाथों में लेखनी थी। इस तरह खसों के इतिहास सही तरीके सामने नहीं आ पाया। खसों को लेकर कई तरह की कहानियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि ये लोग भी आर्यों की ही एक शाखा थी जो आर्यों से पहले भारत आ गई थी। उनकी एक शाखा मैदानों में उतरने की बजाय हिमालय क्षेत्र में चली गई। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण अपनी पुस्तक कुलिंद जनपद का प्राचीन इतिहास में लिखते हैं, खसों की एक शाखा कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, नेपाल से लेकर पूर्वोत्तर तक पहुंच गई। दर्दादी तथा शकादी स्थूल पालक ने शाखा भी ईरान, अफगानिस्तान के पठार से होकर हिमालय की ढलानों पर फैली। चित्रा कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड से होकर खसादी की उत्तरी शाखा पश्चिमी नेपाल तक पहुंच गई थी। दूसरी शाखा पश्चिमी द्वारों से उत्तरी पंजाब में प्रविष्ट हुई और गंगा के मैदानों से होकर पूर्व की ओर बंगाल में गंगा के डेल्टा तक जा पहुंची। इस मैदानी शाखा को प्राचीन साहित्य में काशी और कुश भी कहा गया है। यही भी धारणा है कि खस गांधार, बहालीक, तिगर्त मध्य राज्यों में रहते थे। यह भी कहा जाता है कि खस लोग काशगढ़ अथवा मध्य एशिया का निवासी थे और तिब्बत के रास्ते हुए नेपाल आए। इसी तरह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बद्रीनाथ पांडे की पुस्तक कुमाऊं का इतिहास में कहा गया है कि खसों को पहले यक्ष भी कहा जाता था। इस किताब में पांडे जी कहते हैं कि एटकिंसन ने गजेटियर में लिखा है कि कहा जाता है कि सम्राट अशोक के समय यह खसों को यक्ष कहते थे। यही शब्द बाद में परिवर्तित हो गया। पांडे जी आगे लिखते हैं कि एक समय उत्तरी भारत में खस जाति बहुत शक्तिशाली थी। वे कश्मीर से नेपाल तक पाए जाते हैं। इसी तरह अल्मोड़ा के डिप्टी कमिश्नर मिस्टर शेरिंग ने लिखा है कि खस आर्य जाति के हैं। वे वैदिक काल में भारत आए। खस के खो शब्द की उत्पत्ति खोफिनो, खाओस, खोआसपेस आदि काबुल की नदियों से है। कश्मीर या खसमीर, हिंदुकुश, कशगरा या खसगिरी शब्दों में भी खस शब्द है। कर्नल विल्फर्ड ने अपने एक लेख में लिखा है कि खसों की बस्तियां काशगर, कश्मीर, कुमाऊं से लेकर खसिया पर्वत तक फैली हुई थी। खसों का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। महाभारत में उल्लेखित खसों ने कौरवों के पक्ष में युद्ध लड़ा था। मनुस्मृति के अनुसार खस अन्य भारतीय जाति जैसे शक, कंबोज, दारद, पल्लव, पवन, पारद आदि जैसे ही प्राचीन क्षत्रिय थे। मनुस्मृति में उन्हें व्रात्य क्षत्रिय के वंशज कहा गया है। मार्कंडेय पुराण में खस एक हिमालयी राज्य के रूप में वर्णित किया गया है। महाभारत के सभा पर्व एवं मार्कंडेय एवं मत्स्य पुराण में इनके अनेक उल्लेख प्राप्त होते हैं। माना जाता है कि महाभारत में वर्णित खस समाज का विस्तार हिमालय में पूर्व से पश्चिम तक था। कश्मीर की प्रसिद्ध पुस्तक राज तरंगिणी के अनुसार ये लोग कश्मीर के नैऋत्य कोण के पहाड़ी प्रदेश अर्थात नेपाल में रहते थे।
अतः वहां के निवासियों को खस मूल का लोग कहते हैं। आज यह विचार करने का विषय है कि आखिर इतनी महान सभ्यता से जुड़ा खस समाज और उसके लिए इस्तेमाल हो रहा खसिया शब्द इतना नकारात्मक कैसे बन गया। इस पे रिसर्च और शोध करने की जरूरत है। और यह उत्तराखंड समेत पूरे खसिया समाज, खस समाज और यजमान समाज सभी को सोचने का है कि खस शब्द की जो महत्व था, उसकी महानता थी, उसको दोबारा स्थापित किया जाए। और यही शब्द था उत्तराखंड में खसिया, जो हमारे क्षत्रियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, यह थी खसों की यश गाथा। आपको कैसी लगी अवश्य बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिमालय, जय भारत।